गति के प्रकार। सबसे पहला आ गया यूनिफॉर्म मोशन, हिंदी में इसे कहते हैं एक समान गति। यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति। क्या होता है एक समान गति? यदि कोई पिंड, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या करता है? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल पर सामान्य दूरी तय करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक समान गति। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पिंड मूव कर रहा है, क्या कहते हैं? कोई पिंड गति में है और वह 1 घंटे में जो है वह 10 किलोमीटर चलता है, फिर दूसरे घंटे में भी कितना? फिर 10 किलोमीटर चलता है, तीसरे घंटे में भी वो कितना? 10 किलो। तो एक एक घंटे में वो कितना किलोमीटर चल रहा है? 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको लिख लीजिए, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन equal interval of time, when a body travels equal distance in equal interval of time, then it is known as uniform motion. Then it is known as uniform motion. जब कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो इसे एक समान गति कहते हैं। इसी का ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। क्या है कि यहाँ पर 1 घंटे में 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे में यहाँ पे कितना? 5 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में कितना? 12 किलोमीटर। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, कभी पढ़े 1 घंटा, कभी पढ़े 10 घंटा। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी, तो नॉन यूनिफॉर्म इसी को कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हिंदी में कहते हैं असमान गति। क्या होता है? असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। when a body travels unequal distance in equal time interval, when a body travels unequal distance in equal time interval, then the motion of the body is called non-uniform motion. Then the motion of the body is known as non-uniform motion. जब कोई पिंड समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसे असमान गति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एक रेखीय गति। क्या लिखा हुआ है? एक रेखीय गति। ठीक है, इसको दो कहते हैं, एक कहते हैं लीनियर मोशन, दूसरा क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन। एक रेखीय, क्या होता है एक रेखीय गति? जब कोई वस्तु एक रेखा, क्या मतलब नाक के सीधे में चलना है, ठीक है, एक सीधी रेखा में गति करती है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? एक रेखीय लीनियर। तो लिख लीजिए, लिखिए, क्या समझ में आ रहा है ना? बस लिख लीजिए रेक्टिलिनियर मोशन और या फिर क्या कर लीजिए, लिख लीजिए लीनियर मोशन। इसका मतलब क्या होता है? एक रेखा में चलने का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये जैसे कि एक ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसे कोई चल रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? लेकिन इसको लीनियर मोशन कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। लिख लिए, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, तो उसे रेखीय गति कहते हैं। When a body moves in a straight line, it is known as linear motion.
व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट इज नोन एज लीनियर मोशन। वेरी। दूसरा आ गया जिसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन का हिंदी कंपन गति लिख लीजिए पहले। कंपन गति, वाइब्रेटरी मोशन। हम क्या कहेंगे, कंपन करना मतलब ऐसे ऐसे कंपन करता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कंपन करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी कोई फिक्स्ड पोजीशन है जिसके बाद बॉडी क्या होती है जी, अपने पोजीशन को चेंज कर देती है। तो जैसे, तो यहाँ पे क्या हो गया कि दो फिक्स्ड पोजीशन है, क्या है, एक्सट्रीम, जैसे पेंडुलम, लोलक, नाम सुने होंगे पेंडुलम का, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है कि फिक्स्ड पोजीशन के बीच में ये क्या करता है, मूव करता है। यहां से ऊपर ये नहीं जा सकता है, यहां तक आएगा फिर ये क्या हो जाएगा नीचे की ओर, फिर यहां से ये क्या हो जाएगा नीचे की ओर चला जाएगा। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, टोंग भी, ठीक है, वो भी है। एक ये हो गया, ठीक है। इसको हम क्या कर लिए, इसको आगे की तरफ हम लोग पुल किए, क्या किए, सॉरी यहां पे, ठीक है। अब इसको हम क्या कर दिए, छोड़ दिए। तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये फिर जो है यहां आएगा। क्या यहीं पे गति इसकी रुक जाएगी क्या, नहीं, यहां आएगा और फिर जो है फिर ये आगे की तरफ बढ़ेगा और ऐसे। तो मतलब जो वाइब्रेटरी मोशन होता है उसमें एक कौन सा होता है, एक मीन पोजीशन होता है। क्या होता है, एक मीन पोजीशन, और इसके इधर क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन होता है। क्या होता है, मतलब दो फिक्स्ड पोजीशन के बीच में बॉडी क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। जैसे कि हम दुविधा में फंसे कि तैयारी करें कि छोड़ दें, ठीक है। तो दुविधा में क्या है, फंसे, ठीक है। तो ये नहीं, दुविधा में नहीं डालना है, इसीलिए कहते हैं पेंडुलम हो गए हैं क्या, ठीक है, पता ही नहीं चल रहा है। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। हमेशा रेक्टिलिनियर मोशन करना है। ये क्या हो गया, ये हो गया जहां पे हमारा दो पोजीशन क्या हो, फिक्स्ड हो, और उसी के बीच में बॉडी क्या करता हो, मूव करता हो। इसको हम लोग वाइब्रेटरी मोशन को कभी कभी आवर्त गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन या आवर्त गति भी सम कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा लिखे हैं, वाइब्रेटरी मोशन स्लैश डाल के दे दीजिए, ऑसिलेटरी मोशन भी लिख लीजिए। क्या स्लैश डाल के क्या लिख लीजिए, ऑसिलेटरी मोशन, और हिंदी में क्या लिख लेंगे, आवर्त गति। जब कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग के किसी नियत बिंदु, जब कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग के किसी नियत बिंदु के इधर उधर अथवा ऊपर नीचे गति करती है तो उसे हम कंपन गति या, ठीक है, आवर्त गति भी कहते हैं, आवर्त गति भी कहते हैं। When a body moves about a fixed point, ठीक है, from left to right or up and down, then that motion is known as वाइब्रेटरी मोशन। एक और चीज इसमें, एक और डेफिनेशन इसका होता है, थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, इफ द मोशन ऑफ अ बॉडी रिपीट itself after a fixed period of time, then that body is said to be in a state of which motion, or then that body is said to possess which type of motion, periodic motion। क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति, उसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं कि यदि कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को क्या करे, दोहराए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त गति, या फिर ऑसिलेटरी मोशन, या फिर पीरियोडिक मोशन। समझ में आई बात, इसके कई नाम हैं। तो एक यह भी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, क्या होता है, आवर्त गति और करके लिख लीजिए। आप वाइब्रेटरी मोशन में भी क्या देखें,
अभी हम लोग यहाँ पर जो देखे ये वाला, इसको जैसे कि इधर खींच के इसको क्या किया, छोड़ दिए, तो ये पहले यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे आ गया, आया ना। हाँ, जब इसको हम खींच के छोड़ रहे हैं तो बॉडी कहाँ जा रही है, यहाँ से गई पास में, फिर अपने पोजीशन पे क्या हो गई, वापस लौट आई, फिर वो कहाँ जाएगी, इधर की ओर जाएगी। तो ये बॉडी जो है कुछ समय के बाद जहां थी वहीं पे क्या हो गई, वापस लौट आई, और फिर वो गति करना शुरू कर दी। तो यहाँ पर बॉडी एक फिक्स्ड समय अंतराल के बाद अपने पोजीशन पे कहाँ आ गई, वापस आ गई। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन। जैसे कि यहां पर जो है पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य का क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, और 365 दिन के बाद फिर वो कहाँ आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है, और फिर ये चक्कर लगाना शुरू कर देती है। तो क्या यह ये पीरियोडिक मोशन है, क्या यह आवर्त गति है, क्या समझ रहे हैं आवर्त गति, कितने को नहीं समझ में आया आवर्त गति, नहीं समझ में, पीछे आवर्त गति समझ में आया, वाइब्रेशन समझ में आया, एक फिक्स्ड पोजीशन है, इसके वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा हमारा क्या है, आवर्त गति। आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कि एक समय अंतराल के बाद बॉडी फिर से क्या करे, जहां से मोशन शुरू की है वहां फिर क्या आ जाए, वापस लौट के आ जाए, तो उसको हम लोग कैसे गति कहते हैं, आवर्त गति। समझ में आई बात, ठीक है। लेकिन कुछ पहले ये लिख लीजिए, आवर्त गति लिखिए, पीरियोडिक मोशन लिखिए। When a body repeats its motion after fixed interval of time, then the body is said to be in periodic motion. Then the body is said to be in periodic motion. जब कोई पिंड निश्चित समय अंतराल के बाद, जब कोई पिंड निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराता है तो उसे आवर्त गति कहते हैं। यह भी पीरियोडिक मोशन है, ठीक है, और यह क्या है, पीरियोडिक मोशन है, लेकिन मतलब यह भी आवर्त गति है और यह भी क्या है, आवर्त गति। क्यों, क्योंकि यह जो है कुछ ये यहां से हम छोड़े लोलक, क्या है, इसको हम यहां से छोड़े, फिर ये वापस कहाँ आ जाएगा, यहीं आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ देर बाद या फिर जहां से मोशन शुरू हुआ है वहां पर ये लौट आएगा, ठीक है। सूर्य भी जब चक्कर लगाती है तो जहां से शुरू होती है 365 दिन के बाद फिर वहां पे पहुंच जाती है। तो ये दोनों किसका उदाहरण है, पीरियोडिक मोशन का। लेकिन क्या ये कंपन का उदाहरण है, सर्कुलर पाथ, हाँ, वेरी गुड। मीन पोजीशन, क्या हमने वाइब्रेशन में क्या दिखाया, कि वाइब्रेशन में दिखाया कि एक फिक्स्ड पोजीशन, एक फिक्स्ड पोजीशन के दाएं बाएं या फिर ऊपर नीचे ये क्या करेगा, ठीक है। यहां पे ऐसा कोई फिक्स्ड पोजीशन है क्या जिसके आगे पीछे ये कर रहा है, नहीं। तो ये क्या है, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, यह जो है पीरियोडिक मोशन तो है लेकिन वाइब्रेटरी मोशन नहीं है, कंपन गति नहीं है। उसी तरह यह भी पीरियोडिक मोशन है लेकिन यह एक प्रकार का कैसा है, कंपन। तो इस दोनों उदाहरण को लिखिए और एग्जाम्पल लिखिए। ये ऐसे पेंडुलम बना लीजिए, आवृत्त गति, दोनों क्या है, आवृत्त गति, पीरियोडिक मोशन, लेकिन यह कंपन गति है और यह कंपन गति नहीं। नेक्स्ट हमारा है, लिख लिए, ये दोनों कौन सा गति है, आवृत्त गति, और ये कौन कैसा है, कंपन गति, वाइब्रेटरी मोशन है लेकिन ये वाइब्रेटरी मोशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर एक फिक्स्ड पोजीशन के इधर उधर बॉडी गति कर रही है, यहां पर ऐसा कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, ठीक है। देखिए ना, कोई नियत बिंदु कहते हैं ना, यहाँ पे लिखे है ना नियत बिंदु, ये क्या है, एक नियत बिंदु है जिसके आगे पीछे ये ऐसे ऐसे कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारा हो गया वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। क्या होता है वृत्तीय गति,
जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में क्या करती है, मूव करती है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन। When a body moves in a circular path, when a body moves in a circular path, then the body is said to be in circular motion. Then the body is said to be in circular motion. जब कोई गतिमान जब कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमती है, तो वह वस्तु वृत्तीय गति कहलाती है। तब वह वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, मतलब ये ऐसे करके सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। और एक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये दूसरा क्या, लास्ट क्या है हमारा, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। क्या है, प्रक्षेप्य गति। अभी फिलहाल देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन नाम सुने कभी, हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन का, जब किसी पिंड को हम क्या देते हैं, आरंभिक गति। व्हेन वी प्रोवाइड इनिशियल वेलोसिटी टू अ बॉडी। ठीक है, और उस पिंड को फिर हम क्या करते हैं, उन्मुक्त विचरण करने देते हैं। किसके इन्फ्लुएंस में, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उसको उन्मुक्त विचरण करने देते हैं। तो ऐसे गति को हम लोग क्या कहते हैं, परिफेक्स। इंग्लिश में कहे, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू अ बॉडी एंड द बॉडी इज अलाउड टू मूव फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, देन द मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। अर्थात हम क्या किए कि ऐसे करके इसको क्या किए, फेंके। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, प्रारंभिक गति दिए। ठीक है, और उसके बाद फिर ऊपर छोड़ दिए इसको। तो ऊपर छोड़ने के बाद यह कैसा, एक पैराबोला समझते हैं, परवलाकार, क्या कहते हैं उसको, परवलाकार। ये ऐसे करके गति की। ठीक है, तो जब यह ऐसे करके गति कर रही है, तो इस पर केवल और केवल एक बल लग रहा है। वो कौन सा बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसे गति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप। ठीक है, तो लिखिए, when a body is thrown with an initial velocity, when a body is thrown with some initial velocity and allowed to move under the influence of gravity alone, and allowed to move under the influence of gravity alone, then the motion of that body is known as projectile motion। जब किसी पिंड को आरंभिक वेग के साथ फेंका जाता है और उसे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उन्मुक्त विचरण किया जा और उसे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उन्मुक्त विचरण किया जाने दिया जाता है, तो ऐसे गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्या होता है, ये कैसा मार्ग का अनुसरण करती है, ऐसे पिंडों का मार्ग परवलाकार होता है। These body follow parabolic path। हम लोग सब चीज डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
हेडिंग डालिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। हेडिंग क्या है? दूरी और जब कोई वस्तु क्या चीज में होती है? गति में होती है। जब कोई वस्तु क्या चीज में है? गति में है। तो गति में है तो समय के साथ उसके द्वारा कुछ दूरी तय की गई होगी। When a body is in a state of motion, then it will cover some distance with respect to time। ठीक है, तो या मान लेते हैं कि यहां पे ये था आनंद मोहन का घर और यहां पे है कोचिंग। ठीक है, तो कोचिंग आने से पहले आनंद मोहन चारबाग गए, फिर ऐसे घूम के यहाँ पे आए। ठीक है, हाँ, तो एक ये गति हुई। ठीक है, और यहाँ पे कोई और थे। ठीक है, वो क्या कहे, ये काल्पनिक है क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ये डायरेक्ट घर से कहाँ पे आ गया? कोचिंग में। डायरेक्ट घर से क्या आ गए? कोचिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों का मान लेते हैं घर की दूरी, मतलब एक घर ये है, एक घर कौन सा है? ये। ठीक है, और ये हमारा कोचिंग। दोनों बीच की दूरी क्या है? एक समान है। क्या है? दोनों बीच की दूरी एक समान है। तो यहां पर हम देख रहे हैं केस 1 में। कहां पे देख रहे हैं? केस 1 में। केस 1 में अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो पिंड मूव कर रहा था, जो बॉडी क्या कर रही थी? मूव कर रही थी, उसकी दिशा में क्या आया है? परिवर्तन आया है। क्या आया है? परिवर्तन आया है। कैसे? अगर हम ये मान लें कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है? तो वेस्ट है। तो पहले किस डायरेक्शन में गया है? नॉर्थ ईस्ट में गया है। ठीक है, उसके बाद फिर किस डायरेक्शन में आया है? ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहां पे इसकी डायरेक्शन क्या हुई? चेंज हुई। लेकिन इस केस में डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। डायरेक्शन पूरे जर्नी के दौरान कैसा था? सेम था। ठीक है, तो यहां पर देखिए ए टू सी, इसको भी अभी फिलहाल ए ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए ही मान लेते हैं। ठीक है, ए टू सी आने में, मतलब कि घर से कोचिंग आने में एक कौन सा पाथ है? एक सीधा पाथ है। ठीक है, और एक कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा पाथ है। ठीक है, जबकि अगर निकालें तो दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे तो मान लेते हैं 5 किलोमीटर है। शॉर्टेस्ट पाथ कितना है? 5 किलोमीटर। लेकिन इस दूरी को कई तरीके से क्या किया जा सकता है? तय किया जा सकता है। समझ में आई बात? हाँ, दिशा को बदलते हुए। तो जब हमारी दिशा कई बार क्या हो? बदले, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में कई बार हमारी दिशा क्या हो? चेंज हो, तो वो तब हम दोनों के बीच में क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। और जब दो जगहों के बीच जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो, कैसा पाथ हो? सबसे कम दूरी वाला जो पाथ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन। फिर मतलब ये हो गया ए, ये हो गया कौन सा? बी। तो ए और बी तक पहुंचने के लिए मान लेते हैं कि ये कितना पाथ है? 3 पाथ है। कितना पाथ है? 3 तरीके से हम ए से कहां पे पहुंच सकते हैं? बी पे पहुंच सकते हैं। तो एक मार्ग हमारा ये हो गया, ये और ये। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे छोटी दूरी कौन सी कहलाएगी? कौन सी वाली? ये 1, 2 और 3 सबसे कौन सा? दूसरा नंबर सबसे छोटा है। ठीक है, और इस दौरान क्या दिशा में परिवर्तन आ रहा है क्या? नहीं, दिशा कैसी रह रही है? एक। तो इस पाथ को हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। और इस जगह इसमें हम देख रहे हैं कि बॉडी की जो दिशा है वह कई बार क्या हो जा रही है? बदल जा रही है। अभी दिशा किधर है? इधर। फिर यहाँ पे, फिर क्या है? यहाँ पे। डायरेक्शन क्या हो रहा है? कई बार चेंज हो रहा है। इसमें भी डायरेक्शन कई बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा दूरी। ये क्या कहलाएगा? दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन लिखें तो डिस्टेंस का डेफिनेशन, दूरी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ या फिर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ जर्नी। ठीक है, कुल दूरी जो तय की जाती है किसके द्वारा?
बॉडी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में उसको हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? दूरी। और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच में सबसे कम जो दूरी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन। ठीक है, तो लिख लीजिए। पहला कॉलम बनाए ना आप लोग? अच्छा, तो 2 कॉलम बना लीजिए। एक तरफ क्या लिख लीजिए? डिस्टेंस, दूसरे तरफ डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग लिखेंगे दूरी और ये क्या होगी? विस्थापन। तो पहला लिखेंगे दूरी में किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग की लंबाई को, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग की लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई पथ को दूरी कहते हैं। टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। दूसरे ये विस्थापन में लिखेंगे। विस्थापन आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन को विस्थापन कहते हैं। लिख लिया ना? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस में लिखेंगे। इसकी कोई पर्टिकुलर दिशा नहीं होती, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। इट हैज नो डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे? इसकी एक निश्चित दिशा होती है। इट हैज फिक्स्ड डायरेक्शन। इसकी एक निश्चित दिशा होती है। अगर दिशा निश्चित है तो यह कैसा हो जाएगा? ये सदिश राशि। कैसा हो जाएगा? सदिश राशि। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? यह क्या है? यह हो गया इट इज वेक्टर क्वांटिटी। और यह कैसा? डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। यह कैसा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अदिश राशि और यह कैसा हो जाएगा? सदिश राशि। यह एक सदिश राशि है और यह एक अदिश राशि है। पहले एक पॉइंट ले लीजिए, फिर हम लोग एक पॉइंट। अच्छा, ये बताइए डिस्टेंस जो है क्या कभी डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है? डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है? हाँ, कौन? हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब दूरी हमेशा विस्थापन के या तो क्या हो? बराबर होगी या फिर उससे क्या होगी? बड़ी होगी। तो ये पॉइंट लिखिए, ये स्टेटमेंट में आता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी। दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी या विस्थापन के बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज शॉर्टर। और ये इंग्लिश में ये स्टेटमेंट नहीं लिखे है ना? अच्छा, इंग्लिश में ये स्टेटमेंट लिख लीजिए। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्विवेलेंट टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्विवेलेंट टू डिस्प्लेसमेंट।
अब इस वाले में लिखिएगा, किस वाले में? डिस्प्लेसमेंट वाले में। डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्विवेलेंट, डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्विवेलेंट और शॉर्टर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और शॉर्टर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। विस्थापन दूरी के बराबर या छोटी होती है, या छोटी होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, दूरी हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। दूरी हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। जबकि विस्थापन कैसी हो सकती है? पॉजिटिव, वेरी गुड, नेगेटिव एंड जीरो। क्या होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। विस्थापन क्या हो सकती है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ, देखिए ये जो पॉजिटिव और निगेटिव साइन होता है ना, ये क्या दर्शाता है? दिशा को दर्शाता है। क्या कहते हैं? डायरेक्शन। तो नोट करके यहां पे लिख लीजिए, नोट करके क्या लिख लीजिए? पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव और निगेटिव ये क्या चीज को? दिशा को दर्शाता है। मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन। पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं कि हम पूर्व जाने को क्या लिए? पूर्व जाने को पॉजिटिव लिए। क्या लिए? पॉजिटिव। तो पश्चिम जाने को हम लोग कैसा लेंगे? नेगेटिव। ठीक है। यदि ऊपर जाने को हम लोग क्या लिए? तो नीचे जाने को क्या लेंगे? ठीक है। तो बस पॉजिटिव और निगेटिव क्या चीज को दर्शाता है? डायरेक्शन। कहें हम जो है कोचिंग से पॉजिटिव, मतलब कोचिंग से यदि इंजीनियरिंग चौराहा, या देखें आप लोग, ठीक है, यदि कोचिंग से इंजीनियरिंग चौराहा को पॉजिटिव लेंगे तो कोचिंग से आप ये क्या कहते हैं, चारबाग को कैसे लेंगे? नेगेटिव। चारबाग को कैसे लेंगे? निगेटिव। या फिर हम इसी रोड पे देखें तो कोचिंग से यदि हम पूर्णिया की तरफ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव लेंगे। तो स्वाद देखें ना रेस्टोरेंट, तो उधर की ओर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही निगेटिव और पॉजिटिव डिफरेंस। अब एक पॉइंट आता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। ये कब होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक। चलिए, क्या हो जाए? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाए? ठीक है। तो नोट में दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, यदि आरंभिक तथा अंतिम बिंदु क्या है? एक है, तो विस्थापन शून्य होगा। यदि आरंभिक तथा अंतिम बिंदु एक है, when initial and final position are same, जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है तो विस्थापन शून्य होगा। ये कोई एक केस बताइए जहां पे ऐसा होता हो। रोटेशन कौन सा? सर्कुलर मोशन। कौन सा? सर्कुलर, जहां से आप गए वहीं पे आ गए। या फिर लौट के बुद्धू घर को आ गया, तो ये क्या हो गया? विस्थापन आपके द्वारा जीरो किया गया। ठीक है। मैं कहीं से घूम के जाइए और पोजीशन क्या आ जाइए? वहीं पे आ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ है यूपीएससी में वो थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। इसकी त्रिज्या 7 है। कितनी है? 7। रेडियस क्या है? 7। ठीक है। तो बताइए, यहाँ पे और यहाँ से कोई वस्तु ऐसे करके चलता है और यहीं पे क्या होता है? आ जाता है। तो डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? समझ में आया? हाँ, क्वेश्चन कि एक वस्तु की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 7। ठीक है। और यहां से ये शुरू होता है और फिर यहीं पे क्या होता है? आ जाता है। तो बताइए उसके द्वारा तय किया गया डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि दूरी और विस्थापन।
तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आरंभिक, और जब दूरी निकालना होगा तो उसके द्वारा टोटल तय किया गया क्या निकालना है? परिधि निकालना होगा। क्या निकालना होगा? परिधि। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 हो गया। पाई का वैल्यू 22 बटा कितना हो गया? 44 किलोमीटर। ये बस सॉल्व, ये पूछा हुआ है इसीलिए आपसे पूछ लिया। ठीक है, कितना हो गया? 44 किलोमीटर। चलिए लिख लिए ये सब। अब हम लोग वेग और चाल पे आएंगे। क्या? चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना समझने में? सिंपल सा सवाल है। बस यहाँ पे परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। नेक्स्ट हमारा कौन सा हो गया? चाल और वेग। सेम जो डिफरेंस किसमें था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था। तो चाल जो है वो गति को दर्शाने का क्या होता है? तरीका होता है। चाल क्या होता है? गति को दर्शाने का तरीका। कि आप दो बॉडी के गति को यदि कंपेयर करना चाहते हैं तो कोई तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हो जिसके रेस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हैं। तो वो क्या है? स्पीड और वेलोसिटी। कौन सा? स्पीड और वेलोसिटी। हम स्पीड क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू, अच्छा दोनों का यूनिट चाल और ये क्या कहते हैं, ये चाल करें, दूरी और विस्थापन का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। क्या है? अगर वो लिखना हो तो लिख लीजिएगा। क्या है? मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। स्पीड हो गया, और यहां पे क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग क्या फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन विस्थापन बटा समय। क्या हो गया? विस्थापन बटा समय। ये क्या हो गया? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, और ये वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वेरी गुड, मीटर पर सेकेंड। क्योंकि डिस्टेंस के लिए क्या आ गया? मीटर, और टाइम के लिए सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे वेग का भी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। जब दोनों चीज गति को ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो अलग अलग बताने का क्या जरूरत है? एक ही से काफी हो सकता था। क्यों अलग अलग क्यों बताया गया? क्योंकि इसमें भी क्या होता है? ठीक इसमें भी यहां पर भी इसकी कोई दिशा नहीं होती है, जबकि इसकी क्या होती है? दिशा होती है। तो ये कैसा हो जाएगा? क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट का अपना एक क्या है? दिशा है। तो वेग का भी अपना क्या होगा? दिशा होगा। तो ये कैसा क्वांटिटी है? सदिश। और ये कैसा क्वांटिटी है? अदिश। ये स्केलर। ये कैसा हो गया? स्केलर। ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। कौन सा? वेलोसिटी क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी और जीरो। तो ये लिख लीजिए, ये क्या हो सकता है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या होता है? जीरो। ये क्या हो सकता है? ये पॉजिटिव। ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, कितना समझ गए? ये लिख लिए। चलिए यहाँ पे अब जो है थोड़ा सा हम लोग को चाल में ही जो है, जो स्पीड है, स्पीड में एक टर्म आता है जिसको कि कहते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं? औसत चाल। किसी को मालूम है औसत चाल क्या होता है? हाँ, तो वही तो है, सेम। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। देखिए कब हम लोग कहते हैं औसत चाल की बात क्या होती है? औसत चाल का कंसेप्ट कब आता है? जब आपकी स्पीड कैसी हो? नॉन यूनिफॉर्म। कैसी स्पीड हो? नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब कि असमान गति से आप क्या कर रहे हो?
ट्रैवल, जैसे कि ट्रेन की गति। ट्रेन कैसा होता है, प्लेटफॉर्म से निकलती है तो स्लो होती है, बीच में फास्ट, फिर प्लेटफॉर्म आने वाला होता है तो क्या हो जाती है, स्लो। तो क्या ये एक समान गति से चल रही है, नहीं। तब हमारा कॉन्सेप्ट क्या आता है, औसत। तो एवरेज वेलोसिटी हेडिंग डाल दीजिए, एवरेज स्पीड हेडिंग डाल दीजिए, क्या, औसत चाल, एवरेज स्पीड। ये कब आता है, एवरेज स्पीड किसके लिए निकालते हैं, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। असमान गति का क्या होता है, औसत चाल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, असमान एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब कि दूरी बटा टोटल टाइम टेकन। इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, इतना तो समझ ही जाएंगे ना आप लोग, ठीक है। औसत गति का मतलब क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या लिख लीजिए, एवरेज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बटा टोटल टाइम टेकन। इसका क्या मतलब होता है, ये थोड़ा सा, मतलब कि पूरी संपूर्ण दूरी तय की गई और संपूर्ण टाइम जो लिया गया, ठीक है। देखिए इसको मेन कंसेप्ट समझिए, इससे रिलेटेड पिछली बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है। मान लेते हैं कि एक कोई बॉडी है जो 1 किलोमीटर जो है वो 10 किलोमीटर जो है वह 10 मीटर पर सेकेंड के कोई एक बॉडी है जो 10 किलोमीटर कितने दूरी से चलती है, 10 किलोमीटर पर आवर के दूरी के, फिर 10 किलोमीटर कितने रफ्तार से चलती है, 5, फिर 10 किलोमीटर कितना, 20। तो यहां पर हमको इसकी क्या निकालनी है, औसत गति, क्या निकालनी है, औसत जो है गति निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मूला क्या निकाला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बटा टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल जो डिस्टेंस तय की गई है वो कितना हो गया, 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। अब टोटल समय कैसे आएगा, इंडिविजुअल निकालना होगा, क्या निकालना होगा, इंडिविजुअल। मतलब यहां पे क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मतलब टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है ना। इसको इधर लेते जाते हैं तो इसको नीचे लाते हैं, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे कितना है 10, तो यहाँ पे टाइम कितना लग गया, 1 घंटा। तो इसके लिए क्या है 1 घंटा, यहाँ पे 10 और क्या है 5 है, तो 10 बटा फिर क्या हो जाएगा 5 कट गया, ये कितना हो गया 2 घंटा। और यहाँ पे कितना है 10 बटा 20, मतलब क्या हो गया आधा घंटा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और जो आंसर आएगा वही क्या होगा हमारा, वही हमारा जो है आपका औसत गति होगी, वही हमारी क्या होगी, औसत गति होगी, ठीक है। तो यहां पर इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एवरेज स्पीड जो निकालते हैं हम लोग, वो निकालते हैं v1 v2 v1 प्लस v2। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, यदि यहाँ पे क्या हो 2 केवल हो, उसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ। ये समझ में आया कैसे निकालना है, पहले टोटल डिस्टेंस निकालना है, फिर टोटल क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछा हुआ है, ये फॉर्मूला एग्जाम में क्या किया हुआ है, इस बार यूपी पीसीएस में शायद ये फॉर्मूला आया था, ठीक है। ये क्या है ये दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि v1 स्पीड से कितना x किलोमीटर चला गया, फिर x किलोमीटर कितने स्पीड से चला गया v2। तो यहां पे दूरी क्या है, समान है, दूरी क्या है, समान है। या फिर क्वेश्चन आता है कि हम जो है इस s1 स्पीड से गए और s1 स्पीड से फिर क्या आ गए वापिस, a और b के बीच की दूरी है, यहां से यहां तक हम गए कितने, s1 स्पीड से गए, और फिर
हम जो रिटर्न आए वो किस गति से आए, s2 गति से। तो बताना है कि हमारी एवरेज गति क्या है, हमारी क्या है, एवरेज गति क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होगा, यहाँ के बीच, इस दोनों के बीच की दूरी हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, समझ में आ रही है जो पढ़ा रहे हैं, औसत गति समझ में आया क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इतना वो आसान क्वेश्चन थोड़ा नहीं आता, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। औसत गति जब भी निकालते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम क्या टेकन। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक सिचुएशन है जिसमें लिखा हुआ है कि ए और बी के बीच की दूरी मान लेते हैं 5 किलोमीटर है। क्या है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। ठीक है, एक कोई पिंड है जो ए से बी जाता है, किस गति से जाता है, s1 गति से, और वहां से जब रिटर्न होता है तो उसकी गति क्या होती है, बदल जाती है, और अब उसकी गति क्या है, s2। तो यहाँ पे इसका क्या यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है क्या, नहीं, क्यों, गति में बदलाव आ गया है। तो इसके गति को बताने के लिए हम लोग को क्या चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, औसत गति का। क्या चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, औसत। ठीक है, तो यहाँ पे औसत एवरेज स्पीड, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी जो पुश, ठीक है, बटा समय। तो यहां पर अगर ध्यान दें तो दूरी तय कितना की गई, 5 किलोमीटर। पहले आए फिर अपने जगह पे गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, समय। क्या निकालना है, समय। ठीक है, तो जब समय निकालेंगे तो समय निकालने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को जोड़ना होगा। ठीक है, समय को जोड़ना होगा, और समय का फॉर्मूला अभी हम लोग देखें, डिस्टेंस, ये स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने में कितना समय लगा होगा, 5/s1। ठीक है, फिर आने में कितना समय लगा होगा, 5/s2। और इस दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू 5/s1 प्लस 5/s2। कोई दिक्कत यहां तक, हाँ। अब जो है हम इसको ऊपर थोड़ा करते हैं, यहां पे फिर से लिखते हैं। क्या लिखे, 5 + 5, ये क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस। और यहां पे क्या है, 5/s1 प्लस 5/s2 इज इक्वल टू क्या हो गया, टोटल टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, हाँ। यहां पर हम 5 कॉमन ले सकते हैं, इतना तो सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो गया, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा, 5 कॉमन ले लिए तो 1/s1 प्लस 1/s2। ठीक है, ये कितना हो गया, 2। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2s1 प्लस s2, यहाँ पे s1 s2। ठीक है, और इज इक्वल टू हो जाएगा 2s1 s2/s1 प्लस s2। यही क्वेश्चन पूछा था, उसका डायरेक्ट क्या पूछा था, ये फॉर्मूला पूछा था। ये क्या पूछा था, फॉर्मूला पूछा था। ठीक, समझ में आई बात। तो यूपी पीसीएस थोड़ा सा अपना लेवल क्या कर लिया, बढ़ा लिया। सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा कैसी होनी चाहिए, सेम, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो और किसी में अप्लाई नहीं होगा। दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या मौसम जी, मौसम सही है, हाँ, समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़े। इसी तरह यदि क्या हो, अभी हम लोग क्या देखें कि डिस्टेंस क्या था, सेम था। अगर हम लोग क्या कर दे, समय अंतराल को क्या कर दे, सेम कर दे, समय अंतराल को क्या कर दे, सेम कर दे। इसका मतलब मेरा यह है कि 1 घंटा जो है
वह 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला, फिर 1 घंटा जो है या 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला, फिर यह कितने रफ्तार से 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से नेक्स्ट चला। तो अब इसकी एवरेज गति क्या है, अब इसकी औसत गति क्या है, क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा, औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दीजिए S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस जितना इंटरवल दिया हुआ, कितना इंटरवल है 1, 2 और 3, 3 से डिवाइड, किससे डिवाइड कर दीजिए, जितना इंटरवल है। समझ में आ गई बातें। अगर क्या चीज समान हो, समय, पहले में हम लोग क्या देखे, डिस्टेंस, दूरी समान थी, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, टाइम जो है एक समान है। तो जब टाइम समान हो तब वहां पे औसत चाल क्या हो जाता है, S1 प्लस S2 प्लस S3 बटा कितनी इंटरवल की बात की गई है। तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ इंटरवल, क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ समय अंतराल की कुल संख्या, क्या लिख सकते हैं, समय अंतराल की कुल संख्या। ये वाला एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिएगा तब आपको समझ में याद रहेगा। तो यहां पे कितना आंसर आएगा, हाँ 20 किलोमीटर पर आवर। दो मिनट का टाइम दे रहा हूं, थोड़ा देख लीजिए जो मैंने लिखाया है, उसके बाद फिर हम लोग एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे। मैं तो सोचा था कुछ ज्यादा पढ़ने का, लेकिन हाँ पिछले वाला साइड एक बस ग्राफ बताऊंगा, थोड़ा सा ग्राफ जो है इससे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्राफ हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, और कल हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। घटना चक्र कितनों के पास नहीं है, मैं अगर इंग्लिश में मेरे पास पीडीएफ है, लेकिन दैट इज ऑफ 2022 का, ठीक है, मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं, ठीक है, हो गया, पिछला रिवाइज कर लिया, चलिए। हाँ देविका जी, कहाँ गई, हाँ हाँ, आपका नाम क्या है, हाँ एक देविका जी आती थी, वो नहीं दिखती। चलिए पल्लवी जी आप ही बताइए, डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब क्या होता है, हाँ आवर्त गति से क्या समझते हैं सर, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन आवर्त गति, हाँ मैडम जी, क्या कहते हैं पीरियोडिक मोशन, हाँ वेरी गुड, जब फिक्स टाइम में बॉडी मोशन को क्या करें, रिपीट करें, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरी गुड। चलिए हाँ मैडम जी बताएंगे, कंपन गति किसे कहते हैं, जब कोई एक नियत बिंदु के जो है क्या हो, दाएं बाएं या फिर ऊपर नीचे गति कर। बहुत बढ़िया, लास्ट बेंच सर, डिस्प्लेस ये वेलोसिटी और स्पीड में 3 डिफरेंस बता सकते हैं, ये ऐसे ही आपको बनिएगा डीएम तो वहीं से संबोधन करना पड़ेगा सर, हाँ बोलिए। तो इस तरीके से रिवीजन हो गया। चलिए जब हम लोग आगे जो है थोड़ा सा ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है, थोड़े से ग्राफ को, उसके बाद फिर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और 3-4 थोड़ा सा एक और चीज़ पढ़ना है। तो पहले ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ पढ़े कभी 10th में पढ़े ही होंगे, हाँ ये उन दिनों की बात है जब हम लोग बस्ता टांग के जो है, ग्राफ का मतलब क्या होता है कि पेपर पे किसी या फिर ग्राफ के जरिए जो है किसी की गति को क्या करना, दर्शाना, किसी के गति को दर्शाना। तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, क्या है, बॉडी, उसका जो है इस तरीके से जो है, नहीं पहले तो चाहिए, ठीक है, ये है, यहाँ पे दिया हुआ है, मान लेते हैं आवर में, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये किलोमीटर में, क्या है, किलोमीटर में, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, ठीक है।
और एक ग्राफ ये है। देखिए ये यूपीएससी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। देखिए ये ग्राफ कैसे बनता है वो थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई बॉडी जो है वह शुरू की अपनी क्या गति करना, क्या की बॉडी गति करना शुरू की। 1 घंटे के बाद वह अपने आरंभिक इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर पे थी, 10 किलोमीटर पे। तो 1 घंटा और 1 घंटा के बाद वो कितने पे थी, 10 किलोमीटर। तो ये क्या दर्शा रहा है, डिस्टेंस दिखा रहा है, और ये क्या दिखा रहा है, टाइम। तो मतलब 1 घंटा के बाद जो है तो ये एक बिंदु हो गया, ठीक है। मानते हैं कि दूसरे घंटे के बाद उसकी गति, उसका पोजीशन कहाँ पे था, अपने आरंभिक पोजीशन से 20 किलोमीटर पे। कितने, तो सेकेंड आवर दूसरा घंटा, और उसका पोजीशन कहाँ था आरंभिक बिंदु से 20 किलोमीटर। तो इसको ऐसे और इसको दोनों को मिलाए और ये पोजीशन आ गया, ठीक है। तीसरा कौन सा था, तीसरे घंटे में वो कितनी दूरी पे था, 30 किलोमीटर। कितने पे था, 30 किलोमीटर, ठीक है। अब इस तीनों पॉइंट को हम क्या कर दें, जोड़ दें, या फिर इस तीनों पॉइंट को हम आपस में क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो ये जो हमारा दिख रहा है, ये जो पिंक लाइन दिखा रहा है, यह वस्तु की क्या चीज को दर्शा रहा है, गति को दर्शा रहा है। कैसे दिखा रहा है, हाँ? यहाँ पर। और यह एक ग्राफ कैसा है, सीधा लाइन है या वर्गाकार है, कर्व्ड है, सीधी लाइन है। क्या है, सीधी लाइन है। मतलब कि बॉडी की स्पीड कैसी है, एक समान गति। कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन। तो जब कभी भी ग्राफ कैसा हो, एक स्ट्रेट लाइन हो, तो बॉडी की गति कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो यह जो है स्ट्रेट लाइन, तो ये कैसा दिखा रहा है, यह एक समान गति को दर्शाता है। यह क्या दर्शाता है, एक समान गति को दर्शा रहा है। धन्यवाद करेक्ट करने के लिए। एक समान वेग, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, इस वाले ग्राफ में। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी किस में है, रेस्ट में है। कैसे, विरामावस्था में दर्शा रहा है। क्योंकि देखिए समय जो है पहला 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, और बॉडी कहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पर भी बॉडी कहाँ है, 30 किलोमीटर। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी क्या है, सेम। तो ये कैसा दिखा रहा है, यह विरामावस्था। यह दिखा रहा है कि बॉडी गति नहीं कर रही है, बॉडी कैसी है, रेस्ट में। समझ में आई बात। समय के साथ जो है समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका पोजीशन क्या है, 30 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की दूरी पर ही बनी हुई है। तो ये क्या है, रेस्ट में। समझ में आगे बातें। चलिए अब हम लोग देख लिए एक समान वेग, देख लिए। अब असमान वेग क्या देखना हम लोगों को, असमान वेग। असमान वेग कब होता है, जब इक्वल टाइम इंटरवल में कैसा हो, अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है। चलें आगे बढ़े। यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, टाइम, समय, और यहाँ पे विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे मान लिए 1, 2, 3, 4 और 5 घंटा। यहाँ पे मान लिए 10, 20, 30, 40, 50। पहले घंटे में जो है वो कहाँ पे रहता है, 10 किलोमीटर। कहाँ पे रहता है, 10 किलोमीटर पर, ठीक है। दूसरे घंटे में उसके द्वारा जो दूरी तय की जाती है वो कहाँ पे रहता है, 30 किलोमीटर पे। कहाँ पे रहता है दूसरे घंटे में, थोड़ा सा और इसको और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसको कर देते हैं कि दूसरे घंटे में वो कहाँ रहता है, 40 पे रहता है। कहाँ पे रहता है, 40 पे, ठीक है। इस तरीके से वो रहता है। पहले घंटे में कहाँ था वो, 10 किलोमीटर पे, और दूसरे घंटे में वो कहाँ था, 40 किलोमीटर पे। अब यदि ग्राफ बनाएंगे तो अब ग्राफ कैसा बनेगा, क्या ये सीधी रेखा है, कैसी है, वर्गाकार है। कैसी है, कर्व्ड है। तो जब कर्व्ड हो या फिर वर्गाकार ग्राफ हो तो यह कैसा होता है, असमान वेग। क्या होता है, असमान वेग, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया था, पहले ये लिख लीजिए तब फिर। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है,
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ विरामावस्था को दर्शाता है। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ विरामावस्था को दर्शाता है। ठीक है, और तब अभी यहाँ पे समय है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक ऐसे बना देगा, एक कैसे बना देगा, एक बना देगा आपको नहीं, चलिए हम क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, आप लोग को तो मालूम है ना विरामावस्था के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल, टाइम के पैरेलल। हम एक क्वेश्चन बनाते हैं कि इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्या क्वेश्चन बताए? इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक ग्राफ ये हो गया, एक ग्राफ ये हो गया, एक ग्राफ ये हो गया, और एक ग्राफ जो है ये होगा। क्यों? क्या है? डिस्टेंस क्या हो रहा है? जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस लिखेंगे तो 10 किलोमीटर हो गया, 20 किलोमीटर हो गया, 30 किलोमीटर हो गया, 40 किलोमीटर होगा। समय क्या है? वही का वही है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है क्या? ये केवल सपनों में जो है। ठीक है, तो ये जो है ये ग्राफ पॉसिबल नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एक ऐसा बना के लिख दीजिए इम्पॉसिबल ग्राफ। ये कभी ग्राफ ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था ये वाला। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है विरामावस्था। क्वेश्चन कुछ नहीं होता है कि यही होता है कि कभी उस तरीके से पढ़े नहीं होते हैं, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं है ये भी लिख लीजिए। क्योंकि समय के साथ क्या हो रहा है, समय समान है और दूरी क्या हो रही है, बदलती जा रही है। दूरी क्या हो रही है, बदलती जा रही है, जो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण कहाँ पे, किस पे कंसेप्ट लिख लिया सबने? कि अभी भी कुछ कुछ लिख रहे हैं? चलिए, हेडिंग त्वरण डाल दिए। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन कंसेप्ट, हाँ, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हेडिंग एक्सेलरेशन डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन। पिंड के गति में, पिंड के वेग में परिवर्तन के दर को, पिंड के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। यह भी एक प्रकार की कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर। यह कैसी है? सदिश। यह कैसी है? सदिश। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि। इसकी यूनिट क्या होगी? हाँ हाँ, मीटर। इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड। अभी बस लिख लिया, अभी मैं समझाता हूँ क्या लिखवा रहा हूँ। क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला जो होता है, इसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए से। ठीक है, और लिखते हैं v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी, वेयर, जहां वेयर v इज इक्वल टू आरंभिक, ये फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। v इज इक्वल टू अंतिम वेग, u इज इक्वल टू प्रारंभिक, इनिशियल वेग, और t इज इक्वल टू समय। t इज इक्वल टू समय। अब थोड़ा समझ लेते हैं, ये लिख लिया। इसमें एक लाइन का स्पेस छोड़ के अभी पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ये क्या हम लोग कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन का कंसेप्ट कहाँ पे आएगा? यूनिफॉर्म मोशन में या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में?
यूनिफॉर्म मोशन में नहीं, किस में आएगा? नॉन। यहाँ पे क्या चेंज इन वेलोसिटी दिखा रहे हैं ना, क्या दिखा रहे हैं? चेंज। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज करता है क्या? नहीं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कभी एक्सेलरेशन नहीं होता है। एक्सेलरेशन किस में होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, किस में होगा? नॉन। तो एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिए, लिख भी लीजिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। एक समान गति के लिए त्वरण शून्य होती है। एक समान गति के लिए एक्सेलरेशन शून्य होती है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या होता है कि एक कोई वस्तु है, वो क्या हो रहा है, 1 घंटे में जो है 10 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर, फिर चौथे घंटे में इसका क्या है, 40 किलोमीटर। तो इसकी गति एक समान है क्या? हर एक घंटे में इसकी स्पीड क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। क्या होती जा रही है? बढ़ती। और कितनी बढ़ रही है? कितनी बढ़ती जा रही है? 10 जो है किलोमीटर हर एक अंतराल में बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब अभी तक हम लोग देखे थे वेलोसिटी क्या था? चेंज इन डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू क्या? टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 10 से 20 हुई, कितने देर में? 1 घंटे में। तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन हम निकालने लगे तो यहाँ पे क्या आ गया? मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये कौन सा? बी पॉइंट है, और ये कौन सा है? सी पॉइंट है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। और ये पॉइंट कितना है? बी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। और इतने इसके बीच की दूरी कितनी है? समय कितना लगा है? 1 घंटा। तो अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू बटा टी। v कितना है? 20। यहाँ पे कितना आया? समय कितना लगा? 1। कितना आ गया? 10। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10। मतलब हर एक घंटे जो है बॉडी के वेग में 10 किलोमीटर की क्या होती जा रही है? बढ़ोतरी होती जा रही है। क्या होती जा रही है? बढ़ोतरी। ये कैसे होता है? आप लोग बाइक या स्कूटी चलाते होंगे तो एक्सेलरेशन देते हैं तो आपकी गति क्या होती है? बढ़ती जाती है। आपकी गति क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो यही वो दिखाता है। और इसका यूनिट कितना, क्या यूनिट है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? कैसे आया? देखिए हम लोग क्या लिखते हैं? v माइनस यू बटा टी। तो v का ये जो वेग है, वेग का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम का सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी क्या है? इसका यूनिट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, अब वो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। जीरो भी हो सकता है। जीरो होगा तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। हाँ, तो इसीलिए एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। तो पॉजिटिव निगेटिव वो बता रहा हूँ। ये समझ में आ गया इतना? अब क्वेश्चन होता है ये कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ हो, किस तरफ होगा? वेग की दिशा। देखिए वेग की दिशा मैं बताऊंगा। हाँ, टेंजेंट ड्रॉन टू द टाइम। अभी ग्राफ बताया क्या? क्या होता है? डायरेक्शन टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है? वेग के परिवर्तन के दिशा में। लिख लीजिए, अभी समझाता हूँ वो क्या होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, बस वो मैं क्या लिखे हम लोग? एक्सेलरेशन, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इज टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा वेग के परिवर्तन के दिशा की ओर होगी। त्वरण की दिशा वेग के परिवर्तन के दिशा की ओर होगी। थोड़ा समझिए, ये एक पिंड है, ये क्या है? एक बॉडी है, और हम इसको क्या कर रहे हैं? इधर से पुश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी इसका वेलोसिटी था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या था? 1 मीटर। धक्का लगाए जा रहे हैं, कुछ देर बाद 2 सेकेंड बाद इसका स्पीड कितना हो गया? 2 मीटर
पर सेकेंड, फिर कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर अगर हम देखें ए से बी तक जाने में कितना सेकेंड लग गया 1 सेकेंड, और यहां पे कितना 2 सेकेंड। कितना हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है 2 सेकेंड। ठीक है, और यहां पे पहले इसका गति कितना था 1 मीटर पर सेकेंड, अब कितनी गति है 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे कितना हो गया 3 माइनस 1 कितना 2/2 कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया। अब अगर हम देखें तो गति की दिशा किधर बदल रही है, इधर की ओर बढ़ते जा रही है। किधर की ओर, इधर की ओर क्या हो रही है बढ़ते, मतलब इस डायरेक्शन में जो गति है वो क्या हो रही है परिवर्तित हो रही है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी किधर होगा, जिस डायरेक्शन में उसकी स्पीड क्या हो रही है बढ़ रही है, जिस डायरेक्शन में उसकी स्पीड बढ़ रही है। समझ में आई बात। दूसरा, अब हम लेते हैं कि एक जो है कोई वस्तु 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से क्या कर रही थी चल रही थी। ठीक है, और आप हीरो हैं, इस बाइक को बचाना है, तो आप यहाँ पे खड़े हो गए। ठीक है, और अब इसको क्या लगा रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं इधर से, और इसकी स्पीड को क्या कर रहे हैं स्लो कर रहे हैं। एक मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड लिख लीजिए अभी, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रही है मूव कर रही है। 1 सेकेंड बाद इसकी स्पीड जो है वह हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर जो है 1 सेकेंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। आप क्या करें देखिए, बॉडी अभी भी इस तरफ क्या कर रही है गति कर रही है, इसके गति की दिशा किधर है इस तरफ है। किधर है गति की दिशा किस तरफ है इस तरफ है। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है गति अब क्या हो रही है कम हो रही है। ठीक है, तो यहां पर अगर एक्सेलरेशन हम निकालेंगे तो v माइनस क्या होगा u। यहां पे v कितना है 6 और u कितना है 10, और कितना समय लगा है 2 सेकेंड। कितना 2 सेकेंड, कितना आ गया -4/2, मतलब कितना हो गया -2 मीटर। मतलब माइनस क्या लिखा रहा है कि एक्सेलरेशन की दिशा वेग के क्या है अपोजिट है, वेग के क्या है अपोजिट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की दिशा कैसी हो गई, जिधर वेग कर रहा था उसके ठीक क्या विपरीत। तो क्या मैडम एक्सेलरेशन की दिशा वेग की तरफ होगा नहीं, क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में। समझ गए, मतलब अगर घट रहा है तो वेग का जो दिशा है उसके ठीक विपरीत दिशा में होगा, और अगर गति क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है तो जिधर गति की दिशा है उधर ही एक्सेलरेशन का क्या होगा दिशा होगा। समझ में आ गई बातें। ठीक है, तो ये दो जो है आप ये पिछला वाला लिखे थे, हाँ ये निगेटिव हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया ये हो गया हमारा, ये हो गया निगेटिव एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इस निगेटिव एक्सेलरेशन को इंग्लिश में एक टर्म दिया हुआ है, या क्या कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं रिटार्डेशन। देखिए हिंदी वाले भी इस टर्म को याद रखेंगे, क्या होता है रिटार्डेशन। क्या होता है रिटार्डेशन, RETARDATION रिटार्डेशन। तो आज से याद रखेंगे एक्सेलरेशन का दिशा किधर होती है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ते हैं। क्या देखते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होता है एक समान त्वरण और असमान त्वरण। क्या होता है दोनों, एक समान गति में क्या था कि इक्वल डिस्टेंस, अगर जो है वेलोसिटी क्या हो एक समान रूप से समय के साथ क्या हो बढ़ रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे एक समान एक्सेलरेशन। बस ये टर्म लास्ट टर्म है, ये टर्म थोड़ा सा बस समझ लीजिए, उसके बाद फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा कौन सा हो गया नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, जब क्या हो कि 1 घंटा 10 किलोमीटर, फिर 1 घंटे बाद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 1 घंटे बाद स्पीड कितनी होगी 30। तो हर एक 1 घंटे पे कितना हो रहा है 10 किलोमीटर जो है इसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है बढ़ रही है। तो ये क्या हो गया
यूनिफॉर्म। और दूसरा क्या हो गया, 1 घंटे यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे कितना हो जाए 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे कितना हो जाए 35 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक में 20 किलोमीटर बढ़ा, फिर 1 घंटे में कितना किलोमीटर बढ़ा, 5 किलोमीटर बढ़ा। तो यहाँ पे बढ़ने का जो रेट है वो क्या एक समान है, नहीं। तो ये क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये इतना में समझ में तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसको पेन डाउन कर लीजिए। अगर इक्वल इंटरवल पर इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करती है, अगर समान समय अंतराल पर समान मात्रा में गति में बढ़ोतरी होती है, समान समय अंतराल में समान मात्रा में वेग में बढ़ोतरी होती है, तो कैसा है, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। और इक्वल इंटरवल में डिफरेंट अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज करती है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक समान समय अंतराल में, एक समान समय अंतराल में भिन्न वेग में बदलाव आता है, तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। इंग्लिश में मतलब कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लिख लिए हिंदी में सब कोई। एक समान त्वरण मतलब कि यदि कोई बॉडी क्या पिंड क्या कर रही है, एक समान त्वरण से मूव कर रही है, तो उसके लिए 3 इक्वेशन है। कितने इक्वेशन है, 3। और इसको आप लोगों को याद कर लेना, इसका डेरिवेशन सब नहीं है, बस याद कर लीजिए। पहला क्या होता है, अगर डेरिवेशन जानना है तो हमसे बाहर में सीख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और तीसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर u इज इक्वल टू, ये पहले लिख लीजिए। 3 सूत्र है, लेकिन तीनों सूत्र कब अप्लाई होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन नहीं सर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। क्या है, जब बॉडी कैसी गति कर रही हो, एक समान त्वरण की गति से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है, एक समान त्वरण से क्या कर रही हो, गति कर रही हो, तब ये 3 आता है। ये ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। एक समान त्वरित गति के लिए निम्नलिखित नियम होते हैं। इसका सब हम बता देते हैं अभी क्या होता है, पहले ये लिख लीजिए 3, इसको याद रखना है, ये डायरेक्ट इक्वेशन पूछता है। लिख लिए, चल बस इसको क्या होता है, क्या इसमें लिखा गया है, ये बस v इज इक्वल टू अंतिम वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग मतलब इनिशियल वेलोसिटी, s इज इक्वल टू विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, t इज इक्वल टू समय, a इज इक्वल टू, याद रखने के लिए इसको लिख लीजिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या लिख लीजिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर एक समान त्वरण। क्या है, एक समान त्वरण। यूपीएससी में इससे एक सवाल भी पूछ दिया है, तो अभी हम लोग उतना नहीं करते, अभी इतना जानते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मतलब अगर कभी क्वेश्चन दे दिया कि कोई आरंभिक गति ये है और क्या है अंतिम वेग ये है, और आपको निकालना हुआ समय ये दे दिया और एक्सेलरेशन निकालना है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो है इसमें वो देख ही लीजिए। u कितना है, u है 10 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेग कितना है और समय कितना है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ u v t a है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, जो दिखे ना, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि सारा दिया हुआ है।
तो v कितना हो गया 20, u कितना हो गया a निकालना है और t कितना दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 10, 2a और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 मीटर। बहुत बढ़िया, 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। कल से हम लोग जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उसी में हम लोग संवेग पढ़ लेंगे। ठीक है, संवेग जो है एक टर्म आएगा दैट वी विल स्टार्ट। What will happen to acceleration of a moving object if the time taken to attain a particular velocity is reduced? तो टाइम अगर रिड्यूस कर देंगे, देखिए v है, u है और t को हम क्या कर दिए, कम कर दिए। ठीक है, और एक्सेलरेशन में क्या होता है v माइनस यू बटा t, समय को हम क्या कर दिए, कम कर दिए, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ गए? जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल से समझ लीजिए, पहले 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर आ रहा था 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में, तो कितना हो गया 20 माइनस 10 बटा 1 इज इक्वल टू क्या, एक्सेलरेशन कितना आ गया 10 आ गया। अब जो है हम आ रहे हैं 10 से 20 केवल और केवल कितने में, 30 मिनट में। कितने मिनट में आ रहे हैं, 30 मिनट में। अंतराल क्या है, सेम है, समय क्या हो गया, कम हो गया। 30 मिनट को आधा घंटा लिख सकते हैं, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये लिखेंगे तो 20 माइनस 10 बटा हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 10 बटा हाफ, 2 ऊपर आ गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 20, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, बढ़ गया। जब भी समय अंतराल क्या हो जाए, कम हो जाए, समय अंतराल क्या हो जाए, कम हो जाए, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी, हैव ए नाइस डे।